तो हम लोग पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स और सॉल्व करते हैं जिससे पोटेंशियल एनर्जी इनकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाए। तो पहले तो एक चीज समझते हैं, क्योंकि सारा खेल यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का है, तो चीजों की समझ बहुत जरूरी फिजिक्स के लिए। कब पोटेंशियल एनर्जी घटती है, कब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। तो एक मैं ओवरव्यू दे रहा हूं जो हम लोगों ने 11th में पढ़ा था, पूरा डिटेल तो नहीं डिस्कस करूंगा, लेकिन एक सुपरफिशियल आइडिया दे रहा हूं जिससे हमें समझ में आएगा। जैसे मैं बोलता है कि हमारे पास एक स्प्रिंग है, मैंने बोला है कि अगर पोटेंशियल समझना है तो पोटेंशियल एनर्जी को समझना उसके पहले बहुत जरूरी है। हमारे पास सपोज एक स्प्रिंग है, या सपोज फॉर एग्जांपल मैंने एक रॉड ले ली, ये मेरे पास एक रॉड है। इस रॉड के पास अब एक क्वेश्चन है कि क्या पोटेंशियल एनर्जी है। मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि क्या इस रॉड के पास पोटेंशियल एनर्जी है। तो हो सकता है बहुत सारे लोग सोच रहे नहीं इसके पास अभी तो कोई पोटेंशियल एनर्जी है नहीं, वैसे होगी। मैं केवल रॉड के सिस्टम की बात कर रहा हूं। बहुत सारे लोग सोचेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मैं बोलता रॉड के पास कोई क्या पोटेंशियल एनर्जी है, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी तो पता ही नहीं कर सकते ना कि है कि नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन है कि पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर है लेकिन हमें नहीं पता, क्योंकि इसके अंदर एटम्स हैं, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, सारे पार्टिकल एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। तो इस सिस्टम के पास क्या एनर्जी है ये कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है। बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे नॉन पार्टिकल हैं जो अभी तक रिसर्च नहीं हुई है। लेकिन मैं एक चीज पूछता कि मैंने इस रॉड पर 10 जूल का वर्क कर दिया और ये ट्विस्ट हो गई, तो क्या अब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई? यस, पहले भी थी अब भी आ गई। तो मैंने जो 10 जूल का वर्क किया वो तो रॉड के पास चला गया ना। तो मैं ये बोल सकता हूं कि इसके पास जो पहले से पोटेंशियल एनर्जी थी वो भी होगी, और जो मैंने 10 जूल का वर्क और कर दिया है तो वो ऐड हो गई होगी। तो मैं एक बात बोल सकता हूं, अगर इस सिस्टम के पास पहले जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो U0 थी, तो बाद में अगर मैंने 10 जूल का वर्क कर दिया है तो इसके पास अब जो पोटेंशियल एनर्जी बचेगी आएगी वो U0 प्लस 10 जूल के इक्वल आ जाएगी। हम लोग केवल अगर कुछ निकाल सकते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकाल सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी हमें पता ही नहीं किसी सिस्टम के पास कितनी है। लेकिन एक चीज देखना, जब मैंने इसको ट्विस्ट किया तो इसके अपने इंटरनल फोर्सेस थे और वो इस बात का अपोज कर रहे थे कि इसको ट्विस्ट ना करो। मतलब कोई भी सिस्टम अपने आप हायर पोटेंशियल एनर्जी की स्टेट की तरफ मूव नहीं कर सकता है। अगर मैं और एक सिंपल एग्जांपल लेना चाहता और मैं तुमसे बोलता कि मेरे पास एक स्प्रिंग है और वो स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर है ऐसे, फिर मेरा क्वेश्चन है कि क्या इस स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी है, तो फिर वही आंसर देना पड़ेगा यस, दिस स्प्रिंग कैन हैव सम पोटेंशियल एनर्जी इन दिस सिचुएशन, क्योंकि इसके पास पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल के बीच में फोर्सेज हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में फोर्स लगा रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में फोर्स लगा रहे होंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब देयर इज सम हिडन एनर्जी, तो वो हिडन एनर्जी इसके अंदर होगी। तो मैंने मान लिया कि वो एनर्जी थी U0। वैसे हम लोग इसको मान लिया करते हैं 0, इसको मानते हैं रेफरेंस। अब मैंने तुमसे एक बात बोली कि इस स्प्रिंग को खींचो, तो इस स्प्रिंग को पकड़ के अगर हम लोग खींच रहे होंगे तो उस पर तो फोर्स लगाना पड़ेगा ना। तो जब इस स्प्रिंग को सपोज मैंने खींचा तो मैंने यहां पर एक फोर्स लगाया, और स्प्रिंग ने क्या किया होगा, स्प्रिंग ने पीछे की तरफ एक फोर्स लगा दिया होगा। तो मैंने जो वर्क किया होगा वो इस स्प्रिंग की एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो चुका होगा। तो मैंने डिस्प्लेसमेंट दिया राइट साइड पर, फोर्स भी लगाया राइट साइड पर, तो मेरे द्वारा जो इस सिस्टम पर वर्क हुआ वो वर्क कैसा आ गया, वो वर्क आ गया पॉजिटिव। मतलब मैंने इस स्प्रिंग को कुछ एनर्जी दे दी, और एनर्जी दे दी तो किस फॉर्म में चली गई, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में चली गई। और वो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं कि अगर x से एलोंगेट कर दिया होगा तो इसमें मैंने जो वर्क किया होगा वो कि x² का किया होगा। इसका मतलब अब इस सिस्टम के पास पोटेंशियल एनर्जी होगी U0 और प्लस हाफ के x²। ये एक्चुअली हाफ आता है, हाफ के x²।
तो स्प्रिंग को जब हमने खींचा तो उसने अपोज किया, अपोज किया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। अब मैं एक रिवर्स प्रोसेस यहां पर करता हूं कि मैं धीरे धीरे स्प्रिंग को उसकी नेचुरल लेंथ पर लाता हूं। मैंने फोर्स अपना कम करना शुरू किया तो स्प्रिंग ने ऐसे चलना शुरू कर दिया। तो स्प्रिंग का फोर्स भी इधर था और डिस्प्लेसमेंट भी इधर था। जब हम लोग इसको एलोंगेट कर रहे थे तो फोर्स लेफ्ट साइड पर था, डिस्प्लेसमेंट राइट साइड पर था। तो स्प्रिंग का जो इंटरनल फोर्स था उसने कैसा वर्क किया? पॉजिटिव वर्क किया। तो सिस्टम के इंटरनल फोर्स जब पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं तो सिस्टम अपनी लोअर पोटेंशियल एनर्जी की स्टेट की तरफ मूव करता है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं सिस्टम अपने आप किधर जाना चाहता है? लोअर पोटेंशियल एनर्जी की स्टेट की तरफ। और फोर्सफुली अगर उसको हम लोग उसकी विल के अगेंस्ट डिस्टॉर्ट करते हैं तो वो हायर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ मूव करता है। और भी एक सिंपल एग्जांपल है, उससे समझते हैं। जैसे हम लोग ग्रेविटी की बात करते हैं तो मेरे पास ये सपोज ग्राउंड है और यहां पर एक ऑब्जेक्ट है और मैं इस ऑब्जेक्ट को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव कराता हूं और इस ऑब्जेक्ट का मास था m। तो अगर अर्थ की बात करोगे और पार्टिकल दोनों की बात करोगे तो दोनों को मैंने एक सिस्टम के अंदर ले लिया। जब ये पार्टिकल ए से बी पहुंचेगा तो ग्रेविटी का फोर्स था कांस्टेंट और नीचे की तरफ, और इसने जो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया वो h का ट्रैवल किया। तो ग्रेविटी का फोर्स था इंटरनल, तो इंटरनल फोर्स ने वर्क कैसा किया? इंटरनल फोर्स ने वर्क किया पॉजिटिव mgh। तो इंटरनल फोर्स ने अगर पॉजिटिव वर्क कर दिया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है। वो एक्चुअली पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में देता है और हो सकता है दूसरा एक्सटर्नल फोर्स हो उसको निकाल ले। तो अगर हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे तो जब पार्टिकल यहां पर पहुंचेगा तो इसके पास एक एनर्जी आ जाएगी हाफ mv²। तो जो इंटरनल फोर्स ने वर्क किया वो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में चला गया हाफ mv²। तो हम ये बोल सकते हैं कि सिस्टम की टोटल एनर्जी तो कंजर्व्ड है, तो सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी घटी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। अगर रिवर्स प्रोसेस करते कि मैं पार्टिकल को बी पॉइंट से ए पॉइंट तक ले जाता हूं तो इंटरनल फोर्स किधर था? नीचे। डिस्प्लेसमेंट किधर था? ऊपर। तो इंटरनल फोर्स ने वर्क कैसा किया? नेगेटिव किया। तो इंटरनल फोर्स ने नेगेटिव वर्क पार्टिकल पर किया तो पार्टिकल की एनर्जी को निकाल लिया और वो अपने सिस्टम के पास रिस्टोर कर दिया। तो जब पार्टिकल अपने आप गिर रहा था तो पोटेंशियल एनर्जी घट रही थी, और जब ऑपोजिट जा रहा है, अपनी विल के अगेंस्ट जा रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। तो कुल मिलाकर के हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस होते हैं जिसके इंटरनल फोर्स जहां पर पार्टिकल्स को ले जाना चाहते हैं पार्टिकल वहीं जाते हैं, तो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है। और अदरवाइज अगर वो अपनी विल के अगेंस्ट मूव, स्प्रिंग अपने आप इलोंगेट नहीं होना चाहती है और अगर हम लोग उसको इलोंगेट करते हैं तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा देते हैं। और इलोंगेटेड स्प्रिंग सिकुड़ना चाहती है और हम उसको अगर सिकुड़ते हैं, अपने आप सिकुड़ने देते हैं, तो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है। तो कोई भी सिस्टम जो अपने आप, कोई भी प्रोसेस जो अपने आप हो रहा है उस प्रोसेस में सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, और जो अगेंस्ट हो रहा है उसकी विल के अगेंस्ट हो रहा है तो उस केस में सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। इज दैट ओके? तो बिल्कुल वही चीजें हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करके देखते हैं। तो पहले सिंपल से एग्जांपल से सॉल्व करते हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और उसकी डायरेक्शन राइट साइड पर है। और हम लोगों ने एक पॉइंट ए ले लिया, एक पॉइंट सपोज ए था और एक चार्ज पार्टिकल क्यू को ए पॉइंट से बी पॉइंट ले जाते हैं। एक चार्ज पार्टिकल को हम लोग ए पॉइंट से बी पॉइंट ले जाते हैं और पहले केस में मान लेते हैं कि दिस चार्ज पार्टिकल इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो अगर एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को हम लोग ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जा रहे हैं तो यहां पर डिस्कस करेंगे कि पोटेंशियल कैसे बदलता है, पोटेंशियल एनर्जी कैसे बदलती है, इंटरनल फोर्स का वर्क डन क्या आता है, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन क्या आता है। तो उन सारी चीजों को बहुत ध्यान से देखना। मैंने इस पार्टिकल को फ्री छोड़ दिया, मैंने इस पार्टिकल को ए पॉइंट पर रख करके फ्री छोड़ दिया।
तो पॉजिटिव चार्ज था, तो इस चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स लगा होगा और उस फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो QE आएगी। फोर्स के लिए फॉर्मूला है Q इंटू E वेक्टर। तो राइट साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और चार्ज पॉजिटिव है, तो राइट साइड पर इस पर एक फोर्स लगेगा और वो फोर्स लगेगा कांस्टेंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। और ये डिस्टेंस सपोज मैंने मान ली कि डिस्टेंस D के इक्वल है। तो जब ये चार्ज पार्टिकल A से B पहुंचेगा तो मैं तुमसे पूछता इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स कितना लगा है? QE। जिस चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है वो और ये जो टेस्ट चार्ज है, दोनों ये हमारे सिस्टम के अंदर है। तो ये दोनों अगर हमारे सिस्टम के अंदर है तो दिस फोर्स इज अवर इंटरनल फोर्स। तो मेरा पहला क्वेश्चन था कि सिस्टम के इंटरनल फोर्स जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने लगाया है, उसने इस पर कितना वर्क किया। तो वो वर्क हम लोग कह सकते हैं कि फोर्स की वैल्यू थी QE और डिस्प्लेसमेंट हुआ D, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल थे, तो cos 0 F इंटू D इंटू cos थीटा, cos 0 आ गया 1। इसका मतलब इंटरनल फोर्स ने जो वर्क किया वो QED किया, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स। मैंने बोला चीजों को समझना जरूरी है, यहां पर फॉर्मूले से काम नहीं चलता। अगर हमें एक अच्छा स्कोर करना है तो अगर समझ होगी तो नए नए क्वेश्चंस आते हैं, सॉल्व होंगे, नहीं समझ होगी तो हमसे नहीं सॉल्व होंगे। फॉर्मूले से अगर होता है तो सारे लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। इंटरनल फोर्स का इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स का वर्क हमें मिल गया, तो हम लोग एक बात और बोल सकते हैं, उसको समझते हैं कैसे। ये पूरा सिस्टम था, इसमें वो चार्ज भी था जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई और टेस्ट चार्ज भी इसी सिस्टम के अंदर है, और मैंने तो इसको फ्री छोड़ दिया। तो इस सिस्टम को अगर बाहर से किसी ने छुआ नहीं है, टच नहीं किया, फोर्स नहीं लगाया है, इसका मतलब इस सिस्टम को किसी ने बाहर से एनर्जी दी नहीं है। तो ये बात तो सर्टेन है कि सिस्टम की टोटल एनर्जी बढ़ तो नहीं सकती, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स चार्ज पार्टिकल पर लगा था, तो चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगा तो एक्सेलरेशन आ गया होगा, और एक्सेलरेशन आ गया होगा तो यहां पर जब पहुंचा होगा तो इसके पास एक स्पीड आ गई होगी, स्पीड आ गई होगी तो काइनेटिक एनर्जी आ गई होगी। तो अब एक क्वेश्चन है कि सिस्टम को किसी ने एनर्जी दी तो नहीं थी और इस चार्ज की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो ये काइनेटिक एनर्जी फिर कहीं ना कहीं से तो आ रही होगी ना, और जहां से आ रही होगी वो हिडन एनर्जी थी, दिख नहीं रही थी, वही थी क्या थी? पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं बोल सकता हूं कि जितना वर्क हुआ है दैट इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ने वर्क किया उतने से चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है, और चूंकि टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है तो उतने से पोटेंशियल एनर्जी घट गई होगी। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि QED अगर चार्ज पार्टिकल पर वर्क हुआ है तो QED ये सारा वर्क इसमें चला गया होगा, चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में चला गया होगा। तो जितने से काइनेटिक एनर्जी घटी होगी उतने से पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी होगी, उतने से सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर चुकी होगी। तो यहां से फिर हम लोग बोल सकते हैं कि डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, और ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी थी ऑफ सिस्टम, एंड दिस इज इक्वल टू mgd। तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है, और वर्क डन पॉजिटिव था। तो यहां से एक फॉर्मूला जो हम लोग बार बार यूज करते हैं वो वाला प्रूव हो गया कि du इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस। du इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस। तो इतने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। अब यहां से मैं एक चीज और पूछता कि जब A से B पहुंचे तो पोटेंशियल का चेंज कितना हो गया होगा। तो चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल, चेंज का मतलब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट A, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल और इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, तो VB माइनस VA। और पोटेंशियल का चेंज हमें पता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज।
तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इस केस में कितनी थी, वो थी mgd QED था, सॉरी ये mgd नहीं था, दिस इज QED, तो दिस इज QED अपॉन Q एंड दिस विल बी इक्वल टू E इंटू डी। तो पोटेंशियल का चेंज आ गया VB माइनस VA इक्वल टू E इंटू डी। पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कितना था, एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी का चेंज QED नहीं था, माइनस था, क्योंकि वर्क डन हुआ QED, तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आएगा माइनस QED। तो हमारे पास जो पोटेंशियल में चेंज आ गया VB माइनस VA इक्वल टू माइनस E इंटू डी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है तो हम लोग सीधे बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, और VB माइनस VA नेगेटिव आने का मतलब है कि यहां पर B पॉइंट का पोटेंशियल A पॉइंट के पोटेंशियल से कम आ रहा होगा। तो ये बात क्लियर होती है, इंटरनल फोर्स का वर्क क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज क्या और पोटेंशियल क्या आ रहा होगा, राइट। अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं थोड़ा सा एक स्लाइड चेंज करता, मैं यहां पर बोलता कि इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड पर है E, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड पर और वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म भी है, और मैं चार्ज पार्टिकल को A पॉइंट से इस B पॉइंट पर ले जाता हूं, लेकिन अब की बार मैं इस चार्ज पार्टिकल को स्लोली ले जाता हूं। तो अगर इस चार्ज पार्टिकल को मैं स्लोली ले जाता हूं तो अब मैं सारी चीजों के आंसर देने। तो जब चार्ज पार्टिकल A से B मूव कर रहा होगा और चार्ज को मैंने बोल दिया पॉजिटिव, तो ये हम लोगों के पास पॉजिटिव चार्ज था, तो एक फोर्स तो लगाया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ने। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स आएगा वो आएगा राइट साइड पर, और उसकी वैल्यू होगी Q इंटू E। अगर हमें स्लोली ले जाना है तो ऑब्वियस सी बात है, किसी ने पकड़ के भी रखा होगा, जैसे पेन को छोड़ दूंगा तो बहुत तेज चलेगा, स्लोली ले जाऊंगा तो मैं ऐसे ले जाऊंगा, मतलब मैं ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ। तो किसी एक्सटर्नल एजेंट ने इसे पीछे भी एक फोर्स दिया होगा, और स्लोली का मतलब जीरो एक्सलरेशन, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के बराबर हो गया और डायरेक्शन में ऑपोजिट हो गया तो नेट फोर्स की वैल्यू जीरो, एक्सलरेशन जीरो, तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, तब ये पार्टिकल स्लोली मूव करेगा। अब मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता, व्हाट इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगाया था QE, डिस्प्लेसमेंट हुआ D, इसको D डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं, दिस इज D, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल थे, तो वर्क इलेक्ट्रिक फील्ड ने कैसा कर दिया, पॉजिटिव कर दिया। फिर मैं बोलता है कि एक्सटर्नल एजेंट ने कितना वर्क किया होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल, तो फोर्स कितना लगाया QE, उसका भी फोर्स कितना था QE, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ D, लेकिन एक्सटर्नल एजेंट के फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल था वो 180 था, तो cos 180 आ जाएगा -1। मैं तुमसे पूछता है कि इस पार्टिकल पर टोटल वर्क डन कितना हुआ, तो इस पार्टिकल पर जो टोटल वर्क डन आ जाएगा डेल्टा W टोटल ऑन द पार्टिकल इज इक्वल टू प्लस QED प्लस माइनस QED एंड दैट विल बी 0। अगर पार्टिकल पर कोई वर्क नहीं हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी का चेंज भी कितना होगा, 0। पहले भी 0 काइनेटिक एनर्जी थी, बाद में भी 0 काइनेटिक एनर्जी थी। तो इस बात को फिर समझते हैं, इसको पोटेंशियल एनर्जी से रिलेट कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बहुत गौर से सुनना है इस चीज को, क्योंकि पोटेंशियल हमें तभी समझ में आएगा जब हमें पोटेंशियल एनर्जी समझ में आ जाएगी। एक इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज ने बनाई होगी, कोई चार्जेस का सिस्टम रहा होगा, उन सिस्टम ने मिल करके एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई। और एक चार्ज हम यहाँ पर टेस्ट चार्ज क्यों मूव करा रहे हैं, तो पहला तो मैंने क्या ले लिया, एक सिस्टम ले लिया, ये एक सिस्टम था, और ये मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है तो जिन चार्जेस ने मिल करके इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई होगी वो चार्जेस फिक्स्ड होंगे, चल नहीं रहे होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक अगर चार्ज मूव करना शुरू करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज भी हो सकती है, तो वो चार्जेस रेस्ट पर होंगे। तो हम लोग एक बहुत सिंपल सी बात करते हैं,
पिछले केस में कोई एक्सटर्नल एजेंट मैं हो सकता हूं, किसी न किसी ने तो इस चार्ज पर फोर्स लगाया होगा, वो हमारे सिस्टम के अंदर नहीं है। तो जिसने भी फोर्स लगाया है वो हमारे सिस्टम से बाहर है, वो इस पार्टिकल पर फोर्स लगा रहा है और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो पार्टिकल पर वो वर्क कर रहा है। तो मेरा क्वेश्चन है एक्सटर्नल एजेंट पॉजिटिव वर्क कर रहा है निगेटिव कर रहा है? तो एक्सटर्नल एजेंट कर रहा है निगेटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क करने का मतलब वी आर सप्लाइंग मैकेनिकल एनर्जी टू द सिस्टम, टू द पार्टिकल, और निगेटिव वर्क का मतलब है कि हम उसकी मैकेनिकल एनर्जी को निकाल रहे हैं। तो एक्सटर्नल एजेंट ने अगर निगेटिव वर्क किया है तो उसने इस सिस्टम की इतनी एनर्जी को रिमूव कर लिया, QED। तो इस सिस्टम से QED की एनर्जी बाहर आ गई, मतलब एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एनर्जी ऑफ द सिस्टम is decreased by QED and that was the negative of work done by external agent। और पार्टिकल पहले भी रेस्ट पर था और बाद में भी रेस्ट पर है, तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में तो कोई चेंज आया नहीं। इसका मतलब अगर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी नहीं बदली है तो जो एनर्जी डिक्रीज हुई, वो कहां से डिक्रीज हुई होगी? पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज आया होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई है, तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज बाय अमाउंट QED। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं अगर डिक्रीज कर रही तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस QED, और पोटेंशियल एनर्जी के चेंज को अगर Q से डिवाइड कर देंगे तो चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस E इंटू D। तो इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक्सटर्नल एजेंट का वर्क पूछ सकता है, इंटरनल फोर्सेस का वर्क पूछ सकता है, पोटेंशियल एनर्जी कितने से बदल रही है और पोटेंशियल कितने से बदल रहा है, तो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगला जो डिस्कशन होगा, सोचना है कि अगर ये चार्ज निगेटिव होता तो कैसे होता। तो इस केस में अगर A से B चार्ज जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल, तो पोटेंशियल तो डिक्रीज करेगा और वो दिखाई भी दे रहा है कि दैट इज डिक्रीज बाय एन अमाउंट E and D। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज होता तो क्या पोटेंशियल वैसे चेंज होता, पोटेंशियल एनर्जी वैसे चेंज होती और इन वर्क के साइन क्या वैसे ही आ रहे होते? तो शायद यहाँ पर बहुत सारी चीजें उल्टी हो जाएंगी, राइट। तो एक बेसिक आइडिया हो गया। और एक और बात, कोई भी सिस्टम अपनी विल के अकॉर्डिंग अगर चलता है तो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करता है। तो यहां पर A पार्ट पर रखा पॉजिटिव चार्ज अपने आप B की तरफ जाना चाह रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ने पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स A से B लगाया होगा। तो अगर हम लोग इस डायरेक्शन में मूव करेंगे देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी डिक्रीज्ड, अगर पॉजिटिव चार्ज है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल अगर मूव करेंगे तो पोटेंशियल भी डिक्रीज करेगा। तो अगला जो डिस्कशन होगा वो डिस्कशन हम लोग नेगेटिव चार्ज के लिए करते हैं।